आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, मिल बैठ के वो हंसना वो रोना चला गया। अब तो कोई कह दे कि कोरोना चला गया, आएगा वो दिन भी जब कोई कहेगा कि कोरोना चला गया। लेकिन तब तक हमें इस न्यू नॉर्मल के साथ कैसे जीना है ये सीखना है, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं। कुछ खट्टे कुछ मीठे तजुर्बे के साथ चलती रहेगी जिंदगी। तो आइए इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में अपने खास मेहमानों का। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शमीम अख्तर, आप रेस्पिरेटरी फिजिशियन हैं। और हमारे साथ है अरविंद रतन, पेशे से बिजनेसमैन है, कोविड पेशेंट है और लुधियाना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। सेहत के हवाले से कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर शमीम अख्तर, सबसे पहला और भारी भरकम सवाल आपसे है, कोरोना कब जाएगा और कितना परेशान करेगा सबको? तरन्नुम, मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका मिला। देखिए, ये बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल सवाल है कि कोरोना कब जाएगा और ये बीमारी, इस वबा से हमें कब छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। इसका जो मुनासिब जवाब है, ये तो मुनासिब जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से ये बीमारी फैल चुकी है अब, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो कम्युनिटी स्प्रेड में क्या होता है कि जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, जिनको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और उनके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन, वायरस अंदर जाएगा और एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। इसको हम सीरो पॉजिटिविटी कहते हैं। ये हमें सर्विलेंस से पता चलता है। और पीछे अभी एक स्टडी हुई थी, आपने शायद सुना होगा, WHO और ICMR, जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके हवाले से उन्होंने एक डेटा शेयर किया कि जितने केसेस हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, लगभग उसका 10 गुना हमारे पास पेशेंट होने चाहिए जिनके अंदर आसार हैं ऐसे कि उनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी लगभग इस वक्त पौन करोड़, 70 लाख के आसपास की हमारी जो आबादी है वो इससे इफेक्टेड हो चुकी है, जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो लिहाजा इस उससे आप अगर अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 10 करोड़, 7 से 10 करोड़ के आसपास सीरो पॉजिटिव हमारे लोग होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए। और जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं पुरानी बीमारियों के हवाले से, वो ये कहती हैं कि अगर 10% से ज्यादा की आबादी उससे अफेक्टेड हो जाती है तो ये पैंडेमिक सिचुएशन होती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी बीमारी ये, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लगभग हमारी 30 से 40% जो आबादी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज आ जाएंगी, वो सीरो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं एक सेंस ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होना। तो अगर ऐसा मुमकिन हो पाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बारे में भी साइंसदानों का, बहुत साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है, वो है वैक्सीनेशन। अगर हमारे पास इस साल के आखिर तक, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है, वैक्सीन आ जाती है दिसंबर जनवरी तक, तो हम ये अंदाजा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल के 2021 के जून जुलाई तक हम अपनी अक्सर आबादी को वैक्सीनेट कर लेंगे। और इस तरीके से हम सीरो कन्वर्जन, या यूं कह लें कि इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यूनिटी ऐसी चीज होती है जो जिसको आपने नहीं भी दिया तो भी उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है सोर्सेस से। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो हमारे अंदर। डॉक्टर शमीम अख्तर, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो अभी से लेकर वैक्सीन आने तक के बीच का जो वक्फा है, इसमें चूंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सपर्ट हैं और जो कोरोना से मुतासिरिन हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ज़्यादा अफेक्टेड दिख रहा है, और एक बार जब लंग्स में इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके सामने। तो आप इसके ऊपर क्या बताएंगे? इससे क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होगी और जब तक वैक्सीन आएगी या फिर कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इस लेवल पे बात पहुंचे,
इसके और अभी के दरमियान जो पीरियड है इसमें अपनी देखभाल लोग कैसे करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुतालिक ये सवाल है। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बार बार इसी मौजू पे डिस्कशंस होते हैं कि प्रोटेक्शन, अपना प्रिवेंशन कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए। ये हम सबको मालूम है कि अब ये एरोसॉल जनरेटेड प्रोसीजर नहीं रह गया। अब लगभग ये अभी WHO ने भी ये बात एक्सेप्ट की, कबूल की कि अब ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो चुका है। इसका मतलब हवा के अंदर भी आपको वायरस पार्टिकल्स मौजूद है, तो आप उसको इनहेल कर सकते हैं हर हाल में। जैसे हम पॉल्यूटेंट्स इनहेल करते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसी तरीके से वायरस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है बचाव करें, लापरवाही ना करें। बचाव में वी ऑल नो, हम सबको ये मालूम है कि मास्क एक जरिया है जिससे हम अपने रेस्पिरेटरी पैसेज की हिफाजत कर सकते हैं। हमारे अंदर सांस मोस्टली नाक से जाएगी या कभी कभी मुंह से जाएगी, अगर किसी को नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। तो अगर हम उसकी हिफाजत कर लेते हैं तो प्राइमरी सोर्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे लेवल पे आती है सरफेस कांटेक्ट, कि हम किसी चीज को टच करते हैं, उसके बाद हम अपने मुंह को हाथ लगाते हैं, चेहरे को हाथ लगाते हैं, आंखों को हाथ लगाते हैं, तो उससे वायरस हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि हम अपने हाथों को हर वक्त धोते रहें, चाहे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चाहे वो सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करें। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और अगर आपका एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा है, मरीजों के बीच में दरमियान आपको रहना है, तो उसमें फेस शीट, फेस कवर, ग्लव्स और बाकी दीगर चीज़ों का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर शमीम अख्तर, एक बार फिर से मैं आपकी बात को दोहरा दूं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम हर एक रोज़ तकरीबन किसी न किसी एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं शो में, जो आपको बार बार याद दिलाते हैं कोविड से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं बहुत हद तक आप उससे वाकिफ़ हो चुके हैं, आपको पता है उनके बारे में। लेकिन इनको बुलाने का मतलब आपको एक अलग नज़रिए से इस वबा को समझाना है, क्या क्या खतरे हैं ये बताना है, और साथ ही साथ ये भी याद दिलाना है कि जो एहतियात आपको बताए जा रहे हैं वक्त के साथ ऐसा नहीं हो कि उसमें ढीलापन आ जाए, आप धीमे पड़ जाएं और ये मानने लगें कि अब हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। तो जैसा डॉक्टर शमीम अख्तर बता रहे हैं, मास्क लगाएं, हाथ धोएं और जो ज़रूरी एहतियात हैं उसको ज़रूर बरतें। तरन्नुम जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आप लोगों को ये याद दिलाते रहें कि जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो लोगों में एक डर था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग जो इस न्यू नॉर्मल के साथ जीना सीख तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर था वो कम हो गया है। वही हमारे साथ है अरविंद जी, जो कि कोविड पेशेंट है और 15-20 दिन अस्पताल में रहकर आए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं है। तो अरविंद जी से जानते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा और उन्हें कब पता चला कि कोरोना है, कब उन्होंने टेस्ट करवाया। नमस्कार जी। मेरे को सबसे पहले इस बारे में सबसे पहला मेरे को इसमें सिम्टम मिला था 31 अगस्त की रात शाम को, जब मेरे को थोड़ा टेस्ट और स्मेल आना कम हो गया था। हल्का सा फीवर 2-3 दिन से चल रहा था और रात को 100 के अबव फीवर हो गया था। और 1 सितंबर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपना और अपनी फैमिली का कोविड का टेस्ट करवाया RT-PCR सिविल हॉस्पिटल में, और उसकी रिपोर्ट आई मेरे को 5 दिन बाद 6 तारीख को। तब तक थोड़ी मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफी मतलब बढ़ चुकी थी और इमीडिएटली मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा कोविड सेंटर में जाके। पंजाब गवर्नमेंट का ये था मतलब आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ, और वहां पे उन्होंने कहा कि आपको एडमिट करेंगे और इमीडिएटली ऑक्सीजन वगैरह उन्होंने लगानी शुरू कर दी। तो वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला या अच्छी मतलब वो पॉजिटिव सब कुछ रहा। और इस चीज में मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहूंगा कि आपको पॉजिटिव अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा सा भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आ जाए तो वो नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से। और अरविंद जी जैसा आपने बताया ने अपना काम अपनी जगह करना है। जी अरविंद जी जैसा आपने बताया कि सबसे पहला जो सिम्टम आप में दिखा वो ये था कि फीवर के साथ साथ आपका टेस्ट जो था वो भी ठीक नहीं रहा और आप स्मेल करने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो थोड़ी कम हो गई। इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जो आपने बताया तकरीबन 15 से 20 दिन का चला, कोई ऐसा वक्त आया जब लगा कि आपकी हिम्मत कमजोर पड़ रही है, टूट रही है,
क्योंकि अचानक से ऐसे सामान्य जो बीमारियां होती है हमारी, जैसे फीवर में एक पैरासीटामोल खाकर हम लोग काम चला लेते हैं, यहाँ तो दिखने में आपको फीवर ही था लेकिन ऑक्सीजन लगाना, ये सब बड़ा भारी भरकम चीजें लग रही होंगी हॉस्पिटल में। नहीं सर, इसमें क्या था कि शुरू से एक फैमिली में ही हमारे पॉजिटिव अप्रोच रही है, और वो पॉजिटिव अप्रोच ये रही है कि किसी भी बीमारी से अगर लड़ना है तो पहले हमें बीमारी के बारे में जानना जरूरी है कि हमें ये बीमारी हो चुकी है, और बीमारी है ये कोई मतलब आपने कोई गुनाह नहीं किया, किसी को भी हो सकती है। तो सेम सीन था। सबसे पहले मेरे को ये था कि मेरा डायग्नोज होना था कि मेरे को कोविड का अटैक हुआ है या मेरे को वायरल इन्फेक्शन का है। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को कोविड का है, तो मुझे था कि अब मेरे को कोविड की डायरेक्शन में अपना ट्रीटमेंट लेना है। और मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि लोग टेस्ट करवाने से डरते हैं। टेस्ट से डरना नहीं है, बीमारी से हमें लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना। और जब बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। और जब मैं वहां पे एडमिट हुआ तब मैंने डॉक्टर्स को भी यही कह दिया था कि यहां पर मैं आया हूं अपनी मर्जी से, जिस दिन आप मेरे को बोलोगे कि नाउ आई एम फुली फिट, उसी दिन मैं यहां से डिस्चार्ज होके जाऊंगा। बेशक 2 दिन फालतू रख लो, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट प्रॉपर चाहिए। जी तो बिल्कुल, ट्रीटमेंट से नहीं जी बहुत अच्छा। ये तो आपने इस दौरान हाँ तरन्नुम आप कुछ नेगेटिव, जी बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो क्या आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसी बीमारी है, ऐसी सिचुएशन है जब सारी दुनिया डरी हुई है और आपको वो बीमारी हो जाती है, वो कोरोना आपको हो जाता है, तो आप कितने नेगेटिव थे या कितने पॉजिटिव थे? खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हॉस्पिटल में क्या क्या करते थे आप, कैसे दिन काटते थे? आई थिंक लिंक कट गया शायद। चलिए इसी पे डॉक्टर शमीम अख्तर, तरन्नुम एक सवाल डॉक्टर शमीम अख्तर से है। शमीम साहब, जैसा इन्होंने बताया, अरविंद जी बता रहे थे कि शुरू में ही इनको लगा कि डाउट हुआ थोड़ा सा, इन्होंने जाकर अपना कोरोना के लिए टेस्ट करवाया, लेकिन अभी जो मौसम आने वाला है, सर्दियां आएंगी, सर्दी जुकाम लोगों को ज़्यादा होगा, तो ऐसे हालात में चूंकि ये टेस्टिंग की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, कहीं भी 2000 से कम नहीं है, 2500 के आसपास है। महीने में एक बार भी अगर किसी को ऐसे सर्दी जुकाम की हालत होती है तो टेस्ट कैसे कराए, कब हो जाए टेस्ट के लिए? क्योंकि अगर महीने में एक बार कराता है, 2 महीने में भी एक बार कराता है, तो बहुत पैसे का खर्च है, परिवार में 4-5 लोग होते हैं, तो ये एक अलग पहलू है जो बड़ी मुश्किल है। देखिए, आज के पहले तो मैं अरविंद जी के जज्बे को सलाम करता हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इस बीमारी को फाइट किया, हालांकि वो उनका लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इस तरह के लोग, इस तरह के मरीज जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है बीमारी की तरफ, वो डेफिनेटली ठीक होके बाहर निकलते हैं। अब दूसरे सवाल पे, दूसरी उस पे आते हैं जो आपने सवाल किया, वो आज की पर्सपेक्टिव में बहुत बेसिक और बहुत बुनियादी और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जी, इसमें फर्क समझना बहुत जरूरी है कि जो नॉर्मल वायरल बुखार है, जी अरविंद जी आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी जी जी, तो इसमें मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमें मतलब बीमारी को सबसे पहले ट्रेस करना है कि हाँ अरविंद जी प्लीज कंटिन्यू, आप जारी रखें। जी, तो सबसे पहले हमें इसमें बीमारी को मतलब ट्रेस करना और उसके बाद में अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं लेके आनी अपने मन में, क्योंकि डॉक्टर्स है, ट्रीटमेंट है, सब कुछ है हमारे पास। तो पॉजिटिव अप्रोच दवाइयों से ज्यादा काम कर रही है इसमें। मैं वहां 13-14 दिन के करीब मतलब वहां एडमिट रहा और 13-14 दिन में एक चीज कहूंगा कि 13 या 14 सेकंड्स के लिए भी मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आया, किसी तरह का कोई नेगेटिविटी नहीं रही। डॉक्टर्स का बहुत अच्छा साथ मिला, वहां पे काफी अच्छा रिस्पांस था। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया इस चीज में। मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि पंजाब कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स इतना अच्छा एफर्ट मतलब वो कर रही हैं, इतनी केयर कर रही हैं, और उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि काफी नेगेटिव न्यूज हम लोग न्यूज चैनल्स में सुन चुके थे। कोई यूपी से आ रही थी, कोई बिहार से आ रही थी, पेशेंट्स को बड़ा इल ट्रीट किया जा रहा था। नहीं, वहां पे ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। डॉक्टर्स आते थे,
आप यकीन मानिए 15-15, 20-20 मिनट बाद पूछने आते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई चीज की जरूरत है। प्रॉपर खाना मिलता था, फ्रूट मिलता था वहां पे, मतलब साथ में चाय बिस्किट्स वगैरह तो चलो नॉर्मल चीजें आ गई आपकी। अच्छी फैसिलिटी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा, काफी दिनों विक्रम जी थे। जी जी आप बात पूरी कर लें। वहां पर एक डॉक्टर विक्रम जी थे जो वहां पे ये सारी फैसिलिटीज या पेशेंट्स का ख्याल रख रहे थे। डॉक्टर्स की टीम के अलावा उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये नहीं है कि कोई गिने चुने पेशेंट्स का, वो सबका ख्याल अच्छे से कर रहे थे कि कोई कमी ना आ जाए। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी रेगुलर टेलीफोन कॉल्स आती थी कि भी आपको ठीक से ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये सब चीजें एक अच्छी पॉजिटिविटी बनाती हैं। डॉक्टर्स की अप्रोच भी अच्छी थी। डॉक्टर्स के साथ शुरू से मैं फ्रेंडली हो गया था पहले दिन से, तो वो भी एक अच्छा मतलब वो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि आपको पॉजिटिविटी आप में आती है। यही चीज काफी अच्छा माहौल था। मतलब यानी मेन चीज मैं यही कहूंगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। जी बिल्कुल तरन्नुम, जैसा अरविंद जी बता रहे हैं, हमने भी देखा है कि जो एक्सपीरियंस रहा है सबका, कम से कम ये जो सरकारी महकमा है मेडिकल का, इसके लोगों ने बहुत ही, कोरोना वॉरियर्स ने बहुत ही गजब का जज्बा दिखाया। और जब ये मान चुके थे कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम काम नहीं करता, उस वक्त इन्होंने एक नजीर पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभय जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर शमीम अख्तर से। जैसे कि अरविंद जी की बात करें तो जो इनके सिम्टम्स थे वो सीवियर सिम्टम्स थे, तो अभी जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, सीवियर सिम्टम्स जिन लोगों को है, जिन पेशेंट्स को है, वो उन पर कितना काम कर रही है प्लाज्मा थेरेपी? जी हाँ, देखिए प्लाज्मा थेरेपी का मकसद ही तभी आता है कि वो सीवियर डिजीज में उसका रोल आता है। अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की जो मिकदार है, जरूरत है, वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है और बीमारी आपकी काबू या कंट्रोल में नहीं आ रही है, उसी वक्त हमें ये तुरंत डिसीजन लेना होता है कि इस पेशेंट को प्लाज्मा देना है। प्लाज्मा देने से फायदा क्या है कि उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। प्लाज्मा एक कोविड पेशेंट जो क्योर हो चुका है, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। वो क्योर्ड पेशेंट की एंटीबॉडीज आप एक बीमार मरीज के अंदर डाल रहे हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए। उसका इम्यून सिस्टम अभी पैसिव मोड में है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो उसको एक्टिवेट करने का एक ही जरिया है कि आप उसके अंदर एंटीबॉडीज डालें ताकि वो बॉडी रिकॉग्नाइज करे उन एंटीबॉडीज को और स्टार्ट करे अपनी खुद एंटीबॉडीज बनाना, ताकि वो वायरस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। तो सही वक्त यही होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि ऑक्सीजन की मिकदार या उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तुरंत फौरन इसके बारे में मशवरा करें और इसके बारे में डिसीजन लें। कुछ स्टडीज हैं जो प्लाज्मा एक अभी कंट्रोवर्शियल इशू हुआ है। कुछ स्टडीज हैं जो फॉरेन स्टडीज अभी लैंसेट जैसे जर्नल में पब्लिश हुई हैं, वो ये कहती हैं कि प्लाज्मा का कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन हमने लाइव ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हमने लाइव एक्सपीरियंसेस देखे हैं। ऐसे देखिए, हमारे दो बड़े मिनिस्टर दिल्ली के, एक ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर सत्येंद्र जैन और एक ऑनरेबल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, रिसेंटली आपने देखा होगा इनके दो एग्जांपल्स। जैन साहब तो महीना 1.5 महीना हो गया और सिसोदिया साहब का तो अभी रीसेंट एग्जांपल है। तो हमारे पास लाइव एग्जांपल्स ऐसे लोग मौजूद हैं जिसमें हमने प्लाज्मा का पॉजिटिव रोल देखा है। और ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनका तो टेलीविजन पे और बाकी सारी चीजों पे आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने लाइव अपने पेशेंट्स को बचते हुए देखा है प्लाज्मा से। तो स्टडीज कुछ भी कहें, ट्रायल्स और कुछ भी कहें, लेकिन चूंकि हमारा लाइव एक्सपीरियंस है कि नहीं वाकई में इससे मरीजों को फायदा हो रहा है। 10 में से अगर 5 मरीज की भी जान बचा पा रहे प्लाज्मा से, तो वो एक 50% पॉजिटिविटी है उसकी। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि अगर जरूरत है तो इसका अर्ली डिसीजन लें और प्लाज्मा पेशेंट को दें। जी, जैसे अभी बात करें तो हॉस्पिटल का जो कोविड आईसीयू है वो आप ही के पास है, तो अभी जो वहां पे पेशेंट हैं, आप कितने पेशेंट्स को वहां पे जो है प्लाज्मा थेरेपी दे पा रहे हैं? रिक्वायरमेंट जो है वो कितनों की पूरी कर पा रहे हैं? यहाँ एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, दिल्ली का जहां तक सवाल है, हमें किसी दवा में अभी तक कोई परेशानी नहीं आई, चाहे वो रेमडेसिविर हो, बीच में थोड़ा
एक वक्त ऐसा आया था कि ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन शॉर्ट था, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरे स्टेप्स लिए और जो कमेटी होती है, हेल्थ कमेटी होती है, वो तुरंत एक्शन में आई और वो भी 2-3 दिन में उसका चैनलाइज करके इमीडिएटली अप्रूवल मिल गया और दवाई में आ गई। प्लाज्मा का अभी तक कभी कोई परेशानी नहीं आई शुरू से, जब से हमने जून से तकरीबन मई के आखिर महीने से प्लाज्मा शुरू किया देना। तो ये हालांकि प्लाज्मा बैंक्स हमारे पास अभी 2 ही हैं, लेकिन हमें दुश्वारी कोई नहीं आई। जिस पेशेंट को इंडिकेशन है, हमने जो भी कागजी कार्रवाई है वो की और पेशेंट वहां गया। जैसे हमारा पेशेंट ILBS जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, और अगर वो इंडिकेशन में फिट बैठता है तो कोई दुश्वारी नहीं है, सेम डे उसको प्लाज्मा मिल जाता है। अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। गवर्नमेंट की मैं तो कमेंडेबल कहूंगा जॉब। जैसे अरविंद जी पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे, तो इसी तरीके से मैं दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत कमेंडेबल जॉब किया है, इंतजाम किया है, पुख्ता इंतजाम है। किसी तरह की अभी तक कोई परेशानी नहीं फेस की हमने। प्रोक्योरमेंट में कोई परेशानी, ना ड्रग के प्रोक्योरमेंट में, ना प्लाज्मा के प्रोक्योरमेंट में, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं। जी डॉक्टर शमीम अख्तर, आपको यहाँ पर रोकूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूरा करें। मेरा नाम शफीक है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से बोल रहा हूँ। और कबल इसके मैं कुछ कहूँ, रियली आई अप्रिशिएट ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ न्यूज़ 18 उर्दू। रियली भी हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम सुनते हैं और फायदा भी उठाते हैं, और अभी भी जो प्रोग्राम आपका चल रहा है उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आपका और हमारे कृष्णा साहब एडिटर साहब भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार, डॉक्टर साहब का भी। सवाल मुख्तसर ये है मेरा मैम, एक्चुअली हुआ क्या है, जब से ये कोरोना वगैरह के जो बुखारें वगैरह आई हैं, तब से आंखों में प्रॉब्लम हो रहा, एलर्जी हो रही, देखने में भी कम आ रहा और दर्द भी रह रहा। तो इसके लिए क्या, मेरा भी नहीं है बल्कि मेरी वाइफ को भी हुआ, मेरे दोस्त को भी और उनकी वाइफ को भी, अक्सर हमारे रिश्तेदारों में ये मसाइल चल रहे हैं इसके बाद से। तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, ये इस चीज से रिलेटेड है या फिर इसके लिए आपका मशवरा क्या? तरन्नुम, लगता है डॉक्टर शमीम अख्तर इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर शमीम साहब, क्या इनको, इनके फैमिली मेंबर्स को कोरोना हुआ है या सिर्फ ये वबा की वजह से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा मसला पेश आ रहा है? जी, ये वबा की वजह से कह रहे हैं कि ऐसा मसला जो है उन्हें पेश आ रहा है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। जी 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 नहीं, देखिए, ये अगर उनको ये सोच रहे हैं कि ये वबा का जो असर है एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, उसका ये असर है, तो ऐसा नहीं है, उसके ऐसे असरात नहीं है। ये कुछ मौसम का असर हो सकता है, ये एलर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त देखिए मौसम बदलता हुआ मौसम है, गर्मी से ठंड की तरफ मौसम रुजू कर रहा है, तो ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस इस मौसम में बहुत होते हैं। तो मैं शफीक साहब से ये कहूंगा कि एक मरतबा आई डॉक्टर से मशवरा करें और उनकी राय ले। ये अगर उनको इस वबा के शिकार रहे हैं, अगर उनको कोरोना हो चुका है और उसके बाद उनको इस तरह की तकलीफात आ रही हैं, तो हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार रेटिना में हमारे स्वेलिंग आ जाती है वायरस की वजह से, वायरस इन्फेक्शन से हमारे रेटिना पे इफेक्ट आता है, तो उसकी जांच अलग तरीके से होती है। और अगर ये मौसम का असर है, तो ये एलर्जिक है, तो इसमें तो हमारी जो बाहर की लेयर होती है कंजंक्टिवा जिसको हम कहते हैं, कई बार कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, जैसे आपने भी देखा होगा, आंखें लाल हो जाती हैं या गड़न पैदा होती है या खारिश होती है, उससे भी थोड़ा धुंधलापन आ जाता है आंखों के आगे। तो वो तो बहुत मामूली सी प्रॉब्लम है, उसके लिए तो सिंपल आई ड्रॉप्स, एंटी एलर्जिक वगैरह ले लें, उससे ठीक हो जाएगा। पर अगर वो शिकार रहे। डॉक्टर शमीम अख्तर, लगता है एक सवाल और आ रहा है आपके लिए, हमारे एक कॉलर जुड़े हैं आपके साथ। बिल्कुल जी, हेलो, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछें। दिमाग, डॉक्टर साहब, कोरोना के दिमाग पे भी असर करता है क्या? क्योंकि मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी जिसमें ये था कि बहुत से लोग जो है उनके दिमाग पे भी इसका जो है असर हो जाता है ठीक होने के बाद भी। जी डॉक्टर शमीम अख्तर। जी डॉक्टर शमीम अख्तर, हमारे जी कॉलर का सवाल ये था कि बहुत से लोगों का ये मानना है और पढ़ा भी है कई जगह कि कोरोना का जो है असर कहीं ना कहीं दिमाग पर भी हो रहा है, जो लोग ठीक हो जाएं उसके बाद भी कुछ असर रहता है दिमाग में। जी हाँ,
हो रहा है दिमाग पे, दो तरह का असर हो रहा है। एक तो साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे आपने हमारे जो मरीज ठीक हुए अरविंद जी से सवाल किया, तो वो तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के इंसान थे। उन्होंने अपने आप को पहले से ही इस चीज के लिए तैयार किया हुआ था कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं उसको फेस करूंगा और फाइट करूंगा। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और एक न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए तो जो फैमिली सपोर्ट है और मोटिवेशन है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है, और कभी कभी हमें एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस की भी जरूरत पड़ती है जिससे पेशेंट की एंजाइटी कम। तो वो एक दीगर मसला है जो सपोर्ट और सोशल सपोर्ट से, काउंसलिंग से हल किया जाता है। दूसरा एक इसका पहलू न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। ये चूंकि आपको पता है वायरस हमारे नर्व्स को भी अटैक करता है, हमारी नसों को भी अटैक करता है। जिस तरीके से हमारी पेरिफेरल नर्व्स को करता है उसी तरीके से हमारी दिमाग की नसों को भी कर सकता है, और उससे हमारी थोड़ी याददाश्त में कमी आ सकती है, हमारे सर में मुस्तकिल दर्द रह सकता है, नींद की परेशानियां हो सकती हैं, और उसके अलावा खिंचाव, दिमाग के अंदर कंटिन्यूअस एक खिंचाव सा महसूस हो सकता है। तो इसके लिए आप बेहतर ये, अगर ऐसे कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं तो आप एक मरतबा न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, और अगर जरूरत पेश आती है तो सीटी स्कैन या एमआरआई या ईईजी, इन तीनों में से कोई टेस्ट कराएं और उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज शुरू करें। जी तरन्नुम, एक वक्त कम है लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं अरविंद जी से पूछना चाहूंगा। अरविंद जी, आपने देखा जिनको नहीं हुआ है वो भी डर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह इससे मुकाबला करके, इसमें जीत हासिल करके आप दोबारा से आ गए हैं। तो पोस्ट कोरोना जो पीरियड है इसमें अभी आप किस तरीके से रह रहे हैं, क्या एहतियात बरत रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज कहूंगा कि जिस समय मैं एडमिट हुआ था मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त हो चुकी थी। मुंह से हल्का सा एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता था कि एकदम से सांस फूल जाती थी। तो मैं उस दौर से वापस आया हूं, और मैं इस चीज में एक चीज ये कहूंगा कि आपने सवाल किया कि पोस्ट कोरोना कैसे मेरा वो चल रहा है। अभी थोड़ा इन्फेक्शन है तो उस वजह से थोड़ी मेडिसिन चल रही हैं, तो ओवरऑल यही रहेगा कि आगे भी मेरे को ऐसे ही प्रिकॉशन लेके चलने हैं, वायरस से फाइट करना है। जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो भी मेडिकल एडवाइजरीज आ रही हैं, उन चीजों को फॉलो करना है। मैं ये चाहूंगा सभी देशवासियों को करना है इस चीज से बचने के लिए। और दूसरे लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि कोरोना को हल्के में मत लो, इसको सीरियस लो, जितना ज्यादा बचाव कर सकते हो अपना बचाव करो, प्रिकॉशन लगो। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आ जाए तो टेस्ट करवाने से मत भागो, सबसे पहले टेस्ट करवाओ और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लो। जो भी अवेलेबल हमारे पास ट्रीटमेंट है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, और अगर आप अपना यहाँ कैजुअलिटी रेट देखेंगे तो बहुत कम है बाकी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अरविंद जी, मैं आपको यहाँ तो आप इसको हिम्मत से लड़ो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। थोड़ा सा कम है जी बिल्कुल। अरविंद जी, यहाँ पर वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। और आज एक बार फिर से मैं वही कहूंगी जो रोज कहती हूँ, मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए, बेवजह घर के बाहर मत निकलिए। आदाब।